वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं रसावथी। तो मूवी की शुरुआत परसू नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जिसे सीनियर ऑफिसर फोन करके कहता है तुम्हें कल सुबह स्टेशन आना होगा। वहां कर तुम्हें सुपरिटेंडेंट को वो सारी बातें बतानी है जो तुम मुझसे कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुम उस दुर्घटना के समय वहां पर मौजूद थे। और इतना ही नहीं, तुमने तो उस दुर्घटना को ऐसे घुमाने की कोशिश की कि तुम पर कोई शक ही ना करे। यहाँ पर दोस्तों परसू कह रहा होता है कि प्लीज सर मुझे माफ कर दो और ये बात आप किसी को मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और उसके बाद मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इस पर सीनियर ऑफिसर कहता है कि मेरी मानो तो आत्महत्या कर ही लो, उसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि हत्या का जो आरोप तुम पर लगने वाला है ना, उससे तो तुम वैसे भी बच नहीं पाओगे। ये सुनकर परसू तो एकदम से घबरा जाता है। तो असल में दोस्तों मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर है क्या ये मामला। तो मैं आपको बताता हूँ। परसू एक साइको किस्म का इंसान है। उसने अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। इसी के सबूत सीनियर ऑफिसर के पास हैं, जो वो सुपरिटेंडेंट को देकर परसू की हरकत सामने लेकर आना चाहता है। लेकिन हाँ, उसकी पत्नी की भी एक अलग कहानी है। अगर आपको अभी बता दूं तो मजा नहीं आएगा, इसलिए पूरा फील लेने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। अब इधर परसू, जो कि आत्महत्या करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था, वो अपना अलग ही प्लान बनाता है। उसका प्लान ये होता है कि वो सीधे सीनियर ऑफिसर को ही टपका देगा, बात खत्म, ताकि वो सुपरिटेंडेंट तक पहुंच ही ना पाए। अब अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए परसू सबसे पहले उस ऑफिसर की गन चुरा लेता है और उससे ही अपने सीनियर ऑफिसर को शूट करके मार डालता है। साथ ही वो सफाई करने वाले कपड़े से खुद की फिंगरप्रिंट को गन से हटाकर उस कपड़े को ऑफिसर के हाथ में इस तरह रख देता है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि गन की सफाई करते समय गलती से ट्रिगर दबकर सीनियर ऑफिसर की जान चली गई। बताओ, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सभी को लगता है कि ये बस एक दुर्घटना थी जिसमें बेचारे सीनियर ऑफिसर मारे गए। आ जाइए आगे। अब हम यहाँ से कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां हम इस मूवी के मेन लीड शिवा को देखते हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर है और वो ज्यादातर ऐसे लोगों का इलाज करता है जो लोग मजबूर हो, उनके पास मतलब पैसे ना हो, या फिर वो ऐसी जगह पर रहते हो जहां से डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल है। शिवा मतलब सिर्फ लोगों का इलाज ही नहीं करता, बल्कि समाज की भलाई का काम भी करता है। अब ऐसे एक दिन की बात है, उसे रास्ते में कुछ शराब की बोतलें दिखाई देती हैं, तो वो उसको उठाकर साइड में कर देता है ताकि मतलब यहाँ से गुजरने वाले को कोई दिक्कत ना हो। उसी समय वहाँ से एक बस गुजरती है जिसमें शिवा को रूही नाम की लड़की काफी उदास दिखाई देती है। एंड शिवा जब उसको ना रोने का इशारा करता है तो रूही को उसके हाथ में एक टैटू दिखाई देता है, और हैरानी की बात ये होती है कि वही सेम टैटू रूही के हाथ में भी बना है दोस्तों। अब ये देखकर रूही एकदम हैरान रह जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वो बस वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों अगर हम रूही के बारे में जाने तो वो बेचारी अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में काम करने आई है ताकि सारी चीजों से दूर रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाए। लेकिन आखिर रूही के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे जिंदगी बोझ लगने लगी? चलिए ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं मूवी के अंत में, तब तक आप कुछ और देखिए। अब अगले सीन में शिवा के पास एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसका इलाज सुहाना नाम की डॉक्टर से हो रहा था, लेकिन वो पिछले 3 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रही, इसलिए मेहरबानी करके आप प्लीज मेरी बेटी को देख लीजिए। शिवा किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज हो रहे पेशेंट को जल्दी इलाज नहीं करता था, लेकिन उस आदमी की बेटी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो उसका इलाज कर देता है, जिससे उस आदमी की बेटी ठीक भी हो जाती है। अगले सीन में शिवा रेस्टोरेंट आता है। वहां आने पर उसकी मुलाकात रूही से होती है, जो कि उसी रेस्टोरेंट में एज अ शेफ ज्वाइन हुई है। एंड वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश भी होते हैं कि अनजाने में ही सही उनकी दोबारा मुलाकात हो गई। मतलब फिर वो दोनों एक दूसरे से टैटू के बारे में भी पूछते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये टैटू तो बस इत्तेफाक से दोनों ने सेम बना लिया। अब इस तरह से बात करते हुए दोनों में दोस्ती हो जाती है। रोहित तो शिवा को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगी थी दोस्तों। उसे जैसे टाइम मिलता तो वो शिवा के क्लिनिक में आ जाती है, जो कि कहीं और नहीं बल्कि शिवा के घर के अंदर ही बना हुआ था। दूसरी तरफ हम परसू को देखते हैं, जो कि अब एक इंस्पेक्टर बन चुका है, इसलिए सभी पुलिस वाले उसे बधाई दे रहे होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर बनते ही परसू अपने से नीचे पद वाले ऑफिसर, कांस्टेबल, इन सभी को अपना गुलाम बनाकर ट्रीट करता है। एंड वो लोग भी इसके इंस्पेक्टर होने के नाते उसे कुछ कह नहीं पाते। इस चीज का मतलब परसू पूरा फायदा उठा रहा होता है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके कलीग उससे काफी परेशान हो जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि परसू वैसे भी साइको था, तो इस वजह से उसकी हरकत भी बहुत अजीब होती है। अगले सीन में परसू डॉक्टर सुहाना के पास आता है। दरअसल परसू हमेशा से साइको नहीं था, बचपन में हुई एक घटना की वजह से उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वो साइको बन गया। वो इसी हादसे के बारे में बताते हुए सुहाना से कहता है बचपन में मेरे माता पिता को आपस में बहुत झगड़ा होता था। मेरी माँ इस रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गई और खुद को आग के हवाले कर दिया। जलते हुए उनके मुंह से निकलने वाली चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, और इसी के इलाज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि कुछ दवा वगैरह से मेरा दिमाग शांत हो जाए। इसीलिए दोस्तों सुहाना उसे कुछ दवा लिख कर दे देती है।
अगले सीन में परसू रूही के रेस्टोरेंट आता है। वहाँ पर उसकी नजर शिवा पर पड़ती है एंड उसको देखकर वो पता नहीं एकदम से हैरान क्यों हो जाता है। वो सोचता है कि चलो आखिरकार ये मुझे मिल गया, यही वो इंसान है जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन दोस्तों अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर परसू और शिवा का क्या मैटर है। कुछ टाइम के बाद रूही जब अकेली तालाब के पास बैठी होती है तभी उसके पास परसू आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि एक लड़की होकर तुम अकेली यहाँ बैठी हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन रूही उसको मना कर देती है। यहाँ परसू को पता चल गया था कि रूही और शिवा एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो उन दोनों को अलग करना चाहता है ताकि जिस दर्द में अभी वो जी रहा उसी दर्द में शिवा भी जिए। अब परसू के वहां से जाने के बाद शिवा वहां पर आता है एंड उसे देखते रूही खुश हो जाती है। वो दोनों वहां से फिर शिवा के घर पर आ जाते हैं। रूही अभी थोड़े नशे में होती है क्योंकि अकेले रहने की वजह से उसने नशा शुरू कर दिया था और नशे में होने की वजह से उसे नींद भी काफी आ रही थी। इसलिए शिवा उसे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर आराम कर सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पर जब रूही अगली सुबह सोकर उठती है ना तो वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसने बिस्तर गीला कर दिया था एंड वो शिवा से माफी मांगते हुए कहती है, आज से कुछ साल पहले मेरे दोस्तों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था। वहाँ उन्होंने मुझे बहुत सारी शराब पिला दी और उसके बाद एक लड़के ने मेरे साथ गलत हरकत की। मैंने जब उसको मना किया तो उसने शराब की बोतल फेंककर मुझ पर हमला कर दिया, जिस हमले में बोतल का टूटा हुआ कांच का एक टुकड़ा मेरे पेट के अंदर चला गया और उसी के बाद से मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि मैं खुद के प्रेशर को जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाती। उसी हादसे के बाद से मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया और फिर मैंने सभी से दूरी बना ली। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली तब से मुझे लगा कि शायद तुम मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे। और दोस्तों ये सुनकर शिवा उसको गले लगाते हुए दिलासा देता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर रूही भी काफी खुश हो जाती है कि उसने एक अच्छे इंसान पर भरोसा किया और इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है। अगले सीन में रूही और शिवा जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना तभी उन्हें कुछ बदमाश लोग जंगल में शराब की बोतल फोड़ते हुए दिखाई देते हैं एंड शिवा उनको ऐसा करने से मना भी करता है क्योंकि इस इलाके में हाथी रहते हैं जिनके पैर में अगर एक कांच चुभ गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सुनकर तो वो बदमाश लोग शिवा से ही कहते हैं कि अच्छा अब तू हमको सिखाएगा कि हमको क्या करना और क्या नहीं। एंड इतना कहते वो सभी अपने अपने हथियार निकाल कर शिवा से लड़ने लग जाते हैं। और फिर क्या था, शिवा हीरो है भाई, ऐसे थोड़ी मरेगा। वो भी अपना जलवा दिखाते हुए सभी से लड़ना शुरू कर देता है, कोई नहीं टिक पाता उसके सामने। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आकर सभी का झगड़ा रुकवा देती है। अब एक तरफ शिवा रूही के साथ अच्छे से जीवन गुजार रहा होता है तो वहीं परसू को ये सब कुछ देखकर उतना ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो शिवा को एक पल भी सुकून से देखना नहीं चाहता। वो शिवा का सारा गुस्सा जेल में आए कैदियों पर उतार रहा होता है। एक कैदी की तो वो नींबू निचोड़ने वाली मशीन से उसके टेस्टिकल को पकड़कर दबा देता है और इतने दर्द की वजह से वो सारी चीजें बक देता है। अब उसकी बताई हुई जानकारी को सुनकर परसू सीधे सुहाना के पास पहुंच जाता है। वहां आने पर वो उससे कहता है कि तुम्हारा एक साथी मेरे हत्थे चढ़ गया था, उससे मुझे पता चला है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए उस आदमी से अपने पति की हत्या करवाना चाहती थी। एंड ये सुनकर सुहाना एकदम से हैरान हो जाती है कि परसू को उसका सारा प्लान कैसे पता चल गया। वो सोचती कि अब ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तब वो परसू से कहती कि सर मुझे माफ कर दो, मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर किया करता था, मैं उससे एकदम परेशान हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब इस पर परसू कहता है कि देखो मैंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की और अगर तुम चाहो तो मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उस सुहाना को घर लाकर उसे घर की नौकरानी बना देता है। घर के कपड़े बर्तन धोने वगैरह का काम उसी से करवाता है क्योंकि पत्नी के मरने के बाद वो अकेला हो चुका था। अब अगले सीन में परसू फिर से रूही और शिवा के रिश्ते में आग लगाने के लिए रूही के पास आकर कहता है, रूही तुम तो शिवा से अभी मिली हो ना, तुम्हें पता भी है शिवा का पास्ट क्या था। वो करीब 10 साल जेल में रहकर आया है, उसे किसी भारी अपराध की वजह से जेल में रखा गया था, पर वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्या मैटर था, पर अगर तुम चाहो तो खुद उससे पूछ सकती हो। वो तुम्हें सच में पसंद करता होगा तो अपनी सारी सच्चाई खुद तुम्हें बता देगा, क्योंकि मैंने उसका पास्ट देखा है कि वो किस किस्म का इंसान है। इतना कहने के बाद दोस्तों वो चला जाता है एंड ये बात रूही के दिमाग में अब घूमने लग जाती है कि ये परसू क्या कहकर चला गया। वो सीधे शिवा के पास आकर उससे सारी सच्चाई पूछती है कि आखिर तुम जेल क्यों गए। शिवा बेचारा रूही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसको बता देता है कि मैं एक गलत आरोप की वजह से जेल में गया था। इसी के साथ दोस्तों हम शिवा के पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ शिवा अपने माता पिता को खोने के बाद बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसके दादा ने उसे दवाइयों के बारे में बताया और उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवाई। उसके बाद शिवा एक डॉक्टर के यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर लग गया। वहाँ डेली आते हुए उसे डॉक्टर की बेटी चंद्रा से प्यार हो गया। चंद्रा भी शिवा को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, लेकिन इस बात से चंद्रा के माता पिता बिल्कुल अनजान थे। अब ऐसे ही एक दिन शिवा के गांव में बने एक पहाड़ को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि वहां पर एक प्राइवेट कंपनी कुछ बनवाना चाहती थी, लेकिन गांव वाले फिर इसके खिलाफ हो गए क्योंकि लोग उस पहाड़ को एक धार्मिक स्थल की तरह मानते थे। तब शिवा का दोस्त राजू, जो कि एक वकील है,
वो गांव वालों से कहता है कि देखो, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। मुझे एक पेपर पर आप सभी लोगों के साइन चाहिए। उसमें आप लिखोगे कि आप सभी पहाड़ तोड़ने के खिलाफ हो, ताकि मैं इसे कोर्ट में पेश कर पाऊं। एंड दोस्तों, इस बार सारे गांव वाले मान भी जाते हैं, लेकिन इस बारे में जब नेताओं को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने पहाड़ तोड़ने के अच्छे पैसे उनको दे दिए होते हैं। इसीलिए राजू को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो सभी अपने गुंडों को उसको मारने भेज देते हैं। तो वहीं जब शिवा और राजू आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो गुंडे वहां पर आकर राजू पर हमला कर देते हैं। एंड जिस हथियार से उन्होंने राजू को मारा होता है, शिवा उनसे उसी हथियार को छीनकर एक गुंडे का वहीं पर खेल खत्म कर देता है। अब ये देखकर तो वो बाकी लोग भाग जाते हैं, साथ ही राजू ने भी अपना दम तोड़ दिया था। और जिस हथियार से शिवा ने उस गुंडे को मारा था, उसी हथियार से राजू भी मर गया। इसीलिए सारा आरोप बेचारे शिवा पर आ जाता है कि उसने राजू और उस गुंडे को मारा। बेचारा वो तो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ ले लिया कि वो अपने दोस्त की हत्या के आरोप में जेल चला गया। अब जेल में रहते हुए एक दिन शिवा को उसके दोस्तों से पता चलता है कि चंद्रा की जबरदस्ती एक पुलिस वाले से शादी कर दी गई है। एंड ये सुनकर शिवा का एकदम से पूरा दिल टूट जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए। वो सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। तभी कुछ कैदी चंद्रा को लेकर शिवा को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम यहाँ पर चक्की पीस रहे हो और वो पुलिस वाला तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। ये सुनकर शिवा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो उन सभी कैदियों को मारना शुरू कर देता है। पर इसी हाथापाई में वो गलती से एक पुलिस वाले को लात मार देता है और ये देखकर तो पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और लात मारने की वजह से वो बेचारे शिवा को वहीं पैर तोड़ देता है। उस दिन के बाद से शिवा थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। इतना सब होने के बाद शिवा समझ चुका था कि उससे कुछ न कुछ गलती हुई है और न भगवान उसके साथ ऐसा नहीं करते। इसीलिए वो उसी टाइम कसम खाता है कि आज से वो जितना हो सके उतना अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो समाज के लिए इतना कुछ करता है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम पर शिवा रूही से कहता है, यही मेरी कहानी थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही इंसान नहीं हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। पर दोस्तों, तब रूही उसे छोड़ने के बजाय उसे गले लगा लेती है और कहती है, अब दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रूही शिवा से कहती है, मुझे बस एक बात समझ नहीं आती कि आखिर परसू की तुम्हारे साथ दुश्मनी क्या है जो वो हमारे रिश्ते को तोड़ने पर आ गया है। शिवा कहता है कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि वो कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन ये चीज जल्द ही क्लियर करनी पड़ेगी। वो परसू को फोन करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मिल सकते हो? परसू कहता है कि आओ मेरे घर में, वहीं तुमसे मिलूंगा। अब शिवा जैसे परसू के घर पर जाता है तो वहां पर लगी दीवार पर फोटो को देखकर शिवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर परसू और चंद्रा की शादी की फोटो लगी थी। यानी कि चंद्रा की शादी परसू के साथ हुई थी। और अब हमें फ्लैशबैक के जरिए बताया जाता है कि शिवा के जेल में जाने के बाद चंद्रा के माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी परसू से करवा दी। परसू वैसे भी एक साइको था, तो वो चंद्रा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। एंड उसे पता चल गया था कि चंद्रा का शिवा के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए वो डेली चंद्रा को ताने दिया करता था। एंड इन सारी चीजों से चंद्रा तंग आ चुकी थी। उसने इस बारे में अपने माता पिता को भी बताया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि समय के साथ साथ इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। लेकिन चंद्रा ये सारी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सीधे परसू से कह देती है कि अगर तुमने दोबारा शिवा को लेकर मुझे ताना दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जिस पर परसू कहता है कि रुक जाओ, पहले मेरे जूते पॉलिश करो, उसके बाद तुम जो करना है कर लो, मर जाओ मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम मेरे सर पर बोझ बनकर ही तो बैठी हो। और ये सुनकर दोस्तों चंद्रा को बहुत बुरा लगता है और उसी के सामने वो खुद की जान दे देती है, जिसे ये परसू बड़े आराम से देख रहा होता है। और इसी चीज की जानकारी मूवी की शुरुआत में उस सीनियर ऑफिसर को मिली थी, जिसे वो सुपरिटेंडेंट को देना चाहता था, लेकिन इस परसू ने उसको भी मार डाला। अब प्रेजेंट टाइम पर शिवा परसू के पास आकर कहता है, चंद्रा कहाँ पर है? क्या क्या तुमने उसके साथ है? परसू कहता है, वो तो मर चुकी है और ये सब कुछ तुम्हारी ही तो वजह से हुआ है। अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं आए होते तो मैं तो उसके साथ आराम से खुशी से जीवन गुजार रहा होता। वो हर टाइम तुम्हें याद करती रहती थी और ये चीज मुझसे सच बताऊं तो बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी शादीशुदा जिंदगी तुमने बर्बाद करके रख दी, इसलिए मैंने तुम्हारे और रूही के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन कहा वो तो और मजबूत हो गया। तो ठीक है, अब तुम मर जाओ, तभी तो मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। शिवा चंद्रा के लिए पहले से गुस्से में था, इसलिए वो सारा गुस्सा परसू पर उतार कर उसे इतना मारता है कि परसू सीधा कोमा में। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां शिवा चंद्रा के दर्द से उभरते हुए रूही के साथ एक नया जीवन बताने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें उसका साथ रूही भी देती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।